हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज जो है हम डेवलपमेंट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो भी यहां पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके एग्जाम में एज इट इज आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना, फोकस यही रखना और कहीं फोकस मत जाने देना, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपके एग्जाम में, सच कह रहा हूं मैं, देख लेना आपके एग्जाम में आएंगे और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस टकराएंगे। तो बिना कोई लेट किए हुए हम लोग चलो शुरू करते हैं डेवलपमेंट के पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों पूछ रहा है कि जिस भी एक इंसान है, उस इंसान के पास कोई जमीन नहीं है, वो लैंडलेस है। अगर लैंडलेस है, लैंड रहता उस इंसान के पास, तो उसके पास एक ऑप्शन यह भी रहता कि वो एग्रीकल्चर करके अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता था, अपनी जीवन को वो जी सकता था, अपनी रोजी रोटी वो कमा सकता था। लेकिन उस इंसान के पास लैंड भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर करेगा ही नहीं। तो उस इंसान के लिए जो डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखा था कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जो इंसान, जो लेबरर, जो मजदूर जिसके पास कोई जमीन भी नहीं है, उसके लिए जो डेवलपमेंटल गोल हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो बताओ बच्चों, वो इंसान अगर वो खेती नहीं कर सकता अपने फील्ड में, तो वो क्या कर सकता है? कहीं जाकर के वो मजदूरी कर सकता है। तो जहां पे वो मजदूरी करेगा वो तो गैस कर सकता है, सोच सकता है ना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन तक की मुझे मजदूरी मिले, और अगर मजदूरी मिलती है तो मेरा जो एक दिन की मजदूरी हो, एक दिन का जो वेज हो वो बेटर हो, अच्छा जो है वो मुझे मजदूरी मिले। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग क्यों चाहेगा वो लैंडलेस रूरल जिसके पास जमीन भी नहीं है? वो मेटल रोड्स क्यों चाहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए? उसके पास तो जमीन ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल क्यों चाहेगा वो? डेवलपमेंटल गोल, अगर हाई स्कूल वो मिल भी जाएगा, उसके पास तो पैसे हैं नहीं जो अपने बच्चे को हाई स्कूल भेजेगा, तो वो क्यों चाहेगा हाई स्कूल का होना? चलो अब हम देख लो बी आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एवरेज इनकम को डिफाइन करता है। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है कि इस देश में, अगर ये कोई देश इंडिया है, तो इस देश में एक इंसान पूरे साल में कितना कमाता है, ठीक है? तो टोटल इनकम इस देश का कितना है, हम ये टोटल इनकम, एक साल का टोटल इनकम हम इस देश का देखेंगे, ठीक है? और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो आपके सचिन सर मैथ्स वाले ने पढ़ाया होगा, उन्होंने कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, टोटल इनकम ऊपर में रख दिया और टोटल पॉपुलेशन नीचे में रख दिया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? हमें निकल के आएगा एवरेज इनकम। और इसी एवरेज इनकम को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? इसी एवरेज इनकम को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। आधुनिक दुनिया में किस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है? कौन सा क्वेश्चन करता है? कंट्रीज which have accumulated huge amount of wealth and always secures the future of their citizen। कि वो कंट्री जो ह्यूज अमाउंट में पैसे कमाती है और जो अपने जनता के भविष्य को सुरक्षित रखती है, क्या उस कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे? यार कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी कंट्री जो है वो वेल्थ अच्छी जनरेट कर रही है और कौन सी कंट्री अपने जनता का फ्यूचर को सिक्योर कर रही है? ऐसे नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तौर पे। जैसे हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कंट्री का कैटेगराइजेशन होता है वो रिच, पुअर और मिडिल इनकम कंट्री में होता है, लेकिन वही यूएनडीपी के द्वारा, यूएन के द्वारा जो डेवलप्ड कंट्री बताया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, या कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, वो कैसे पता करती है? वो पता करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, कि कुछ पैरामीटर
देखती है और उस पैरामीटर में जो कंट्री सबसे बेस्ट होता है उसी कंट्री को बोला जाता है कि ये कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। तो इसका आंसर इस हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर बच्चों उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स और अमेजिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो मैं पढ़ा दूंगा पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, लेकिन और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो केल्विन का क्वेश्चन बैंक है वो आप ले सकते हैं। वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा और इस क्वेश्चन बैंक को खरीद करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स को बहुत बेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये HDI का मतलब क्या होता है। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनमें से कौन से पैरामीटर के ऊपर में बात करता है कि इनमें से अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने बोला ना कि कुछ पैरामीटर होगा कि अगर आप इस पैरामीटर में अच्छे हैं, अगर आप दूसरे पैरामीटर में अच्छे हैं, तीसरे में अच्छे हैं, चौथे में अच्छे हैं या सभी में अच्छे हैं, तो आप पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपकी रैंकिंग सबसे ऊपर होगी। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से इन सब में से कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम लोग इस इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए, इस इंडेक्स को निकालने के लिए हम देखते हैं। कौन सा है? पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब पता ही है कि एडमिशन कितने लेवल पे हो रहा है, प्राइमरी लेवल पे हो रहा है, सेकेंडरी लेवल पे हो रहा है, हायर सेकेंडरी लेवल पे हो रहा है, तो इसीलिए 3 लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकाला जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि उस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पॉल्यूशन, चाहे ओवरऑल जो फैसिलिटी है उसकी वजह से उस देश में एक नॉर्मल सा इंसान कितने उम्र तक जी सकता है, कितना लाइफ वो एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की, उस देश की इनकम कितनी है, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए बताओ मुझे? तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी और नेशनल इनकम भी, ये तीनों जरूरी है अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक पे आना है। अगर कोई कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मामले में फर्स्ट पोजीशन पे होगा, इसका मतलब ये है कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी वहां के जो सिटीजन होंगे वो सबसे ज्यादा दिन जीते होंगे, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी वो कंट्री सबसे बेस्ट होगा, नेशनल इनकम में भी वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अब इसी के तौर पे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि केरला में जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इनमें से हम कौन से ऑप्शंस को सही ठहरा सकते हैं। तो उसको जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो उसको मेरा जो तरीका है क्या है, वर्ड ब्रेकडाउन करने का। इन्फेंट मतलब बच्चों, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी होती है वो। मोर्टेलिटी मतलब मरना, चाहे मृत्यु, और रेट मतलब दर। तो बेबी के मृत्यु की दर क्या है, मतलब कि अगर केरला में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है उस 1000 बच्चों में से, उसी का दर ये पूछ रहा है। अब बच्चों की मृत्यु क्यों होगी भाई? बच्चों की मृत्यु क्यों होगी? इसीलिए होगी ना क्योंकि आपको तो पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मेरी बात सुनना, कि जब पहले के टाइम पे डिलीवरी होती थी तो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जब डिलीवरी होती थी औरतों की, तो वो घर में ही हो जाती थी। फिर उसकी वजह से क्या होता था कि घर में तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी के कारण जो एक्सपर्टीज है वो उसकी नहीं है, कोई भी, वो तो डॉक्टर था उसका डिलीवरी नहीं करेगा, चाहे हाइजीनिटी नहीं होता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा लेगा, नहीं तो मृत्यु की संभावना, मरने की संभावना ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनमें से जो केरला में कम है, मतलब कि अगर 1000 बच्चे केरला में भी जन्म ले रहे हैं और बिहार में भी जन्म ले रहे हैं, तो इन्हीं 1000 बच्चों में 1000 बच्चे बिहार में भी जन्म ले रहे हैं और 1000 बच्चों बिहार में जो जन्म ले रहे हैं, इसमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है? 1000 बच्चों में से 33। और केरला में कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है? 3, 4।
तो मतलब केरला में जो फैसिलिटी है हेल्थ की वो अच्छी है, बिहार में हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहां पे ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है और यहां पे कम बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो इस वजह से हम कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आप बताओ, सोचो इस बारे में। तो बच्चों इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें हम क्या कह सकते हैं, बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ट्रेन्ड। ये क्या लॉजिक है यार, बिकॉज केरला हैज अ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी। इसमें फीमेल लिटरेसी क्या कर लेगा, हमें तो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करनी है ना, तो हेल्थ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां दिख रहा है यहां पे, बताओ कहां दिख रहा है, बताओ कहां दिख रहा है मुझे। इसमें यह दिखाया जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला, ये हो जाएगा क्या, नहीं। या केरला गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से थोड़ी बच्चों की मृत्यु कम हो रही है, नहीं। ये मेरे हिसाब से ये होगा। देखो मैंने बोला ना फीमेल लिटरेसी, तो एक जो वहां पे औरतें हैं उनको नॉलेज भी है कि बच्चों की डिलीवरी कैसे होती है, और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में करवाते हैं डिलीवरी, और वहां पे हेल्थ की जो फैसिलिटी है, देखो हेल्थ फैसिलिटी इसी ऑप्शन में है ना, तो जिस भी ऑप्शन में हेल्थ फैसिलिटी होती, अगर मान लो यहां पे ये ऑप्शन यहीं पे तक खत्म हो जाता फीमेल लिटरेसी तक, तो क्या ऑप्शन ऐसे होता, नहीं। इसमें हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है बोथ मदर और चिल्ड्रन के लिए, ये ऐसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी क्वेश्चंस को करें तो इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो किस चीज से संबंधित है, क्या वो क्लाइमेटिक चीज से, क्या वो मौसम से संबंधित है, क्या वो लिटरेसी से संबंधित है, क्या वो नर्स से संबंधित है, या क्या वो लड़कियों से संबंधित है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी से संबंधित है। अगर स्वास्थ्य का जो फैसिलिटी है वो बेटर होगा किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो उस राज्य की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है assertion एंड रीजन। इसमें आपको assertion देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, दूसरा रीजन दे देगा कि पहला स्टेटमेंट आप बताइए सही है या नहीं है, और अगर वो पहला स्टेटमेंट सही है ठीक है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को प्रूव कर पाता है, क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का कारण बन सकता है, अगर हां कि ना, अगर हां है तो उसी हिसाब से हम सही ए लगाएंगे, अगर नहीं है तो उसी हिसाब से हम ऑप्शन जो है वो सी डी लगाएंगे, चाहे बी लगाएंगे। अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो सही रीजन है असर्शन का, तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे। अगर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो दिया है ना वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम बी लगाएंगे। अगर असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो हम सी लगाएंगे। अगर सिर्फ असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन में असर्शन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसिटी है, जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है इकोनॉमिकली तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये तो स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। अब बात करते हैं रीजन की ओर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेसेस, कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हम पर्यावरण फ्रेंडली, पर्यावरण को जो फायदा पहुंचाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, हम ऐसे मेथड का यूज करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो क्या ये रीजन सही है, हाँ रीजन सही है। और क्या ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन है पहले स्टेटमेंट का, हाँ जी बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। इस बात को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी असर्शन और रीजन है कि कंट्री दैट वाज एक्सट्रीमली रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, कोई देश है जो नेचुरल रिसोर्स में बहुत ज्यादा, मतलब उस देश में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, क्रूड ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गया, ठीक है, और सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्स है ना वही समझ लो, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में रिच वाली जो कंट्री है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन पे निर्भर होती है। जो भी देश, जिस भी देश में नेचुरल रिसोर्सेज की
अमाउंट ज्यादा होता है, जो भी देश नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पूरा देश होता है, वो देश अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर। जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई क्या करती है? उनको पैसे कहां से मिलते हैं? वो जो इतनी रिच कंट्री है, वो इतनी रिच कंट्री हुई कैसे? तो उनके देश में क्रूड ऑयल बहुत पाया जाता है, और वही क्रूड ऑयल को वो पूरे दुनिया में बेच करके पैसे कमाती है, और उसी पैसे से अपनी देश को भी चलाती है। अब बोल क्या रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट कि ठीक है इतना कर रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर वो देश अभी भी अपने रेवेन्यू के साधन, अपने इनकम का जो रीजन है, वो अभी भी क्या कहते हैं, ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, वो साइंटिस्ट के हिसाब से अगर वो देश फ्यूचर में भी अपनी इनकम का स्रोत, उनकी जो इकोनॉमी है उसका स्रोत अभी भी वो ऑयल एक्सट्रैक्शन, तेल निकाल करके ही अभी भी पैसे कमाती है फ्यूचर में भी, तो ये संभावना है कि फ्यूचर में वो देश गरीब हो सकता है। क्यों हो सकता है गरीब? क्योंकि रीजन देखो, क्योंकि ऑयल जो है, तेल जो है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब कि जो रिन्यू नहीं हो सकता है। रिन्यू नहीं हो सकता है मतलब कि वो तेल, वो संसाधन कभी ना कभी खत्म होगा ही होगा, और जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर उस देश को वो जो देश अपना खर्चा चलाता, वो देश अपना खर्चा कैसे चलाएगा? तो वो नहीं चला पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आंसर क्या है। तो भैया पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि एक छोटे से शहर में रॉबरी का रेट बहुत हाई है, मतलब कि उस शहर में जो डकैती है वो बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कि छीना झपटी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो वहां के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बहुत अच्छे से, उस लोकेलिटी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रहता है, नियम कानून। जो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो उसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। तो अब रीजन देखो क्या बोल रहा है कि द पीपल इन द लोकेलिटी आर अवेयर of the importance of having security guards and they collectively pay to have the security guards in the locality। मतलब लॉ एंड ऑर्डर क्यों मेंटेन रहता है? वहां पे रॉबरी ज्यादा तो होती है, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या कम रहती है। तो बोल रहा है क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां पे लोग सिक्योरिटी, सुरक्षा की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, और इसी सुरक्षा को की इंपॉर्टेंस को जानने की वजह से वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए, और वो लोग वहां पे जो भी शहर में जो भी लोग रहते हैं उन्होंने वो लोग उसको कलेक्टिवली पे करते, सभी लोग मिलकर के ही उसके सैलरी को पे करते हैं ताकि उनके शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भैया पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा जो है सही एक्सप्लेनेशन भी है पहला का, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट पीपल। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही मैं बोला था कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। जो गरीब किसान है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कि उसकी फसल की पैदावार अच्छी हो जाए, लेकिन वैसा किसान जिसके पास जमीन ही नहीं है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है कि भैया हमारा डेवलपमेंटल गोल है कि हम जहां मजदूरी करें अच्छा मजदूरी मिल जाए और ज्यादा दिन का मजदूरी मिल जाए। वहीं एक जो रिच बिजनेसमैन है वो क्या सोचेगा कि हमारी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है दूसरा फैक्ट्री हो जाए, हमारे फैक्ट्री में 24 घंटा लाइट रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो अलग अलग लोग हैं हमारे समाज में उनका डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकता है। रीजन क्या है कि द कैपिटलिस्ट अप्रोच, जो पूंजीवाद सोच के इंसान हैं उनके लिए डेवलपमेंट जो है, मतलब ये कह रहा है, अच्छा ये पहले ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि पूंजीवादी अप्रोच, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच अगर हम लगाएंगे डेवलपमेंट वाले चीजों में, तो ये पूंजीवाद सोच जो है वो पुअर देश के जो गरीब, जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो निर्धन समाज है, समाज के जो पुअर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उसके लिए ये घातक साबित, डेट्रीमेंटल, घातक साबित, डेंजरस साबित
हो सकता है। कौन सा सोच? पूंजीवादी सोच। तो क्या ये सही है? तो हाँ, पूंजीवादी सोच का मतलब क्या होता है? अमेरिका में जैसे है कि जिस भी इंसान के पास पैसा रहेगा वही कोई भी वस्तु का लाभ उठा सकता है, कोई भी वस्तु का लाभ वही उठा सकता है जो उस वस्तु को खरीदने का कैपेसिटी रखता है। इसी को कैपिटलिस्ट सोच बोलते हैं। तो ये अच्छा है। लेकिन सोचो कि अगर हमारे देश में कोई इंसान है और उसको अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, चाहे उसके बच्चे को हो गई, और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसका इसका मतलब तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके बच्चे का इलाज नहीं होना चाहिए। पर क्या हमारे देश में ऐसा होता है? नहीं, हमारे देश में सरकार मदद करती है। कैसे? सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा के। अगर अमेरिका में क्या होता है? पैसे हैं तो तुम एजुकेशन अच्छा ले सकते हो, पैसे नहीं है तो एजुकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां कोई भी इंसान चाहे तो उसके पास पैसा नहीं भी हो, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छे सरकारी स्कूल में। तो इसीलिए बोला जाता है कि पूंजीवादी सोच जो है वो खतरे का काम करेगी हमारे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो इसमें भी जो ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। कि जो गरीब आदमी है उसके लिए तो डेवलपमेंटल गोल यही है ना भाई, कि हमको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, हमारे बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ने को मिल जाए, और हम बीमार पड़ जाए तो हमको जो इलाज करवाने में हमारे पास पैसे ना हो तो हमारा सरकार इस इलाज करा दे सरकारी हॉस्पिटल में। और कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं रखना चाहिए। ठीक है, होगा तो फिर पुअर लोगों को इससे बहुत ज्यादा घाटा भी होगा। अब पूछ रहा है कि ये जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड ऑयल, जिस क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है, तो ये क्रूड ऑयल किसका एग्जाम्पल है? इसमें से कौन से एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल का है, नॉन रिन्यूएबल का है, कन्वेंशनल है, नॉन ऑफ द एबव है। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि पेट्रोल चाहे क्रूड ऑयल बनता कैसे है? बनता तब है जब जंगल जो है वो धंस जाता है मिट्टी के अंदर और हजारों लाखों साल तक मतलब हाईएस्ट प्रेशर और हाईएस्ट टेम्परेचर में रहता है, तो वो कोल बनता है और उसी कोल में पेट्रोल डीजल यही सब बनता है। तो इसको बनने में बहुत हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, और एक बार ये बन गया तो इसको फिर दोबारा बनने में लाख साल लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ये पेट्रोल चाहे क्रूड ऑयल खत्म हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए तो हमेशा के लिए खत्म हो गया ना। तो इसीलिए क्रूड ऑयल को हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो अपने आप को रिन्यू ना कर सके। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब जो अपने आप को रिन्यू करता रहे। पानी कभी खत्म नहीं होगा, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को रिन्यू करता रहता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाता है, और क्रूड ऑयल अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से बताता है? कौन सा स्टेटमेंट? इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन यहां है, तो इन्हीं ऑप्शन में से लिखना है। पहला स्टेटमेंट, प्लान्ड ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट, कि हमें सब कुछ प्लान करके करना चाहिए, सब कुछ सोच समझ के करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर सोच समझ के नहीं करेंगे तो हम रिसोर्सेज का फालतू यूज करेंगे, हम लोग रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे अगर सोच समझ के यूज नहीं करेंगे तो। और दूसरा, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पर्यावरण पे कम से कम डैमेज करे। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट किसमें नहीं है? इसमें नहीं है पहला स्टेटमेंट, तो ये डी नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट सी में भी नहीं है, इसीलिए सी भी नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट ए है तो चाहे तो ए होगा चाहे बी होगा। अब हम 2 और 4 में देखते हैं। 3 को हमको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, 3 तो वैसे भी गलत होगा। देख रहे हो, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। पहला सही हो गया। आप देखेंगे कि जिस चीज में पहला नहीं है उसको उस ऑप्शन को हम काट देंगे। हमने डी को काट दिया, सी को काट दिया। अब चाहे तो ए हो सकता है चाहे तो बी हो सकता है, क्योंकि ए और बी में ही पहला ऑप्शन है। तो अब देखो 2 और 4 हमको चेक करना है, 3 चेक नहीं करना है। 2 कौन सा है?
ग्रोथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरमेंट, कि आप एनवायरमेंट को कितना भी डैमेज करो लेकिन ग्रोथ होना चाहिए, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा है क्या कि पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचाओ, लेकिन इसको हम फिर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। हमने चौथा स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमको ऑप्शन आंसर पता चल गया। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। चौथा स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू द ऑल स्टेक होल्डर, कि कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, पेट्रोल डीजल एलपीजी ला रही है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वही उसका यूज करे, कि भैया एलपीजी का यूज चाहे गरीब हो वो भी करे, चाहे अमीर हो वो भी करे। जो अमीर है वो तो पैसा से खरीद लेगा उस सर्विस को, लेकिन जो गरीब है वो तो खरीद नहीं पाएगा, तो सरकार उसको सब्सिडी देगी वो पर्टिकुलर एलपीजी, वो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करने में। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रोथ, विकास, अगर सारे सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर मतलब सब सेक्शन ऑफ पीपल, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, सारे सेक्शन के लिए अगर वो ग्रोथ हो रहा है तभी उसको हम सस्टेनेबल बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। इसीलिए इसका आंसर जो है वो 1 और 4 हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर 2 गलत है ना, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि डेवलपमेंट गोल्स मीन, कि डेवलपमेंट गोल से हम क्या समझते हैं कि जो कमजोर लोग हैं उनका ये गोल होता है, जो औरतें होती हैं उनका ये गोल होता है। डेवलपमेंट गोल्स क्या, और कमजोर लोगों का चाहे औरतों का ही होता है क्या? नहीं, ये डेवलपमेंटल गोल सारे सोसाइटी के सारे सेक्शन के लिए होता है कुछ ना कुछ। पुअर सेक्शन के लिए होगा कि हमें पैसा मिल जाए, हमें एजुकेशन मिल जाए, हमें खाना मिल जाए। रिच के लिए होगा कि हमें अच्छी रोड मिल जाए, एयरपोर्ट मिल जाए, अच्छी ट्रेन मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा मैटर नहीं करता है कि आप किस वर्ग में हैं, आप अगर किसी भी वर्ग में हैं उस समाज में, तो सभी समाज को कुछ ना कुछ उन्नति करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ पूछ रहा है कि डैश गोल्स लीड टू डिक्रीज्ड जीडीपी ऑफ द कंट्री। अच्छा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सोशल गोल्स लीड टू डिक्रीज जीडीपी ऑफ कंट्री, मतलब इनमें से कौन सा गोल ऐसा है जिसकी वजह से हमारे देश का जो जीडीपी है वो डिक्रीज हो सकता है। इकोनॉमिक गोल नहीं, सोशल गोल नहीं, नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं या कोई एक, बताओ। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा डेवलपमेंटल गोल। मतलब डेवलपमेंट किसी के लिए क्या है कि रिस्पेक्ट मिले, किसी के लिए क्या है कि मुझे हमारे बच्चों को, हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए हमारा एजुकेशन हमको हमारे बच्चों को मिले। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए सरकार क्या करेगी? स्कूल बनाएगी, और स्कूल अगर बनाएगी तो उससे पैसे खर्च होंगे ही ना, और जीडीपी से डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ खर्च हो रहा है, इससे तो फायदा अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। इसी वजह से इसका आंसर डेवलपमेंटल गोल होगा। अगर अच्छी सड़क चाहिए तो पैसा लगेगा, ठीक है, तो इन सब के लिए पैसा खर्च होगा, जिसकी वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेट का लिटरेसी रेट लोएस्ट है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, कि इसमें से कौन से राज्य के जो लोग हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। मतलब इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे कम से कम लोग पढ़े लिखे हैं? तो भैया बिहार। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जहां इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है? अच्छा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर ज्यादा है तो खराब है ना, कम रहता तो अच्छा रहता। ज्यादा है मतलब कि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से 30 बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, और ये बिहार में है। और केरला में क्या है कि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और जो मरने वाले बच्चों की संख्या है वो 10 है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिहार में हाई है और केरला में लो है। तो जहां ज्यादा होगा वहां खराब स्थिति है, जहां कम होगा वहां अच्छी स्थिति है। तो ज्यादा कहां है? ज्यादा है बिहार में, केरला में, पंजाब में, हरियाणा में। भैया हरियाणा में। बिहार हर चीज में बिहार ही पीछे नहीं है भाई, ठीक है, हरियाणा में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर हरियाणा में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे हाईएस्ट है तो इससे हमें यह पता चलता है कि हरियाणा की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी नहीं है।
अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा पैरामीटर एक साथ बहुत सारे देशों को कंपेयर करने के लिए किया जाता है? तो भैया ये वर्ल्ड बैंक निकालती है और इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम होगा। पर कैपिटा इनकम चाहे एवरेज इनकम से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सी देश रिच है, कौन सी देश पुअर है, कौन सी देश मिडिल इनकम कंट्री आती है। ठीक है, अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये तो हमने बताया ही था। अब बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज डिजायर्ड बाय एन एस्पिरेंट दैट इज लाइकली टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज लाइफ, कि इसमें से अगर कोई इंसान जॉब ढूंढ रहा है तो इसमें से किस टाइप की जॉब उस इंसान के लिए बेटर होगी, उस इंसान के खुशी का कारण बनेगी। तो भैया ए जॉब फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली, कि परिवार से दूर अगर उसको जॉब मिल रहा है तो उसके लिए खुशी का कारण है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर जनरली लोग चाहते हैं कि हमें परिवार के साथ ही नौकरी करने को मिले। कुछ लोगों के लिए ये जॉब हो सकता है खुशी हो, पर हम जनरल बात कर रहे हैं। ए हाईली पेड जॉब विथ नो जॉब सिक्योरिटी, कि पैसे तो मिल रहे हैं, हाईली पेड मतलब सैलरी ज्यादा हो लेकिन जॉब सिक्योरिटी ना हो। जॉब सिक्योरिटी ना हो मतलब कि हमको कभी भी निकाल दे। अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए ही दे दे और तुम्हें बोले कि तुम्हें बस 1 दिन के लिए जॉब मिलेगी, चाहे 1 महीने के लिए जॉब मिलेगी, 50,000 मिलेगी पर मंथ, और तुम्हें बस 6 महीने के लिए जॉब मिलेगी, और कहीं पे है कि 40,000 ही मिलेगी लेकिन तुमको हमेशा के लिए जॉब मिलेगी, तो कौन जॉब लोगे? तो जिसमें जॉब सिक्योरिटी ज्यादा बेटर है, जिसमें हमको जॉब खोने का, नौकरी खोने की जो टेंशन है वो जिसमें ना बना रहे, वही जॉब बेटर है। तो इसीलिए ये आंसर इसका नहीं हो जाएगा, क्योंकि कितना भी पैसा दे दो जॉब सिक्योरिटी अगर नहीं है तो वो जॉब अच्छी नहीं है। अब पूछ रहा है जॉब विद अ फ्लैट सैलरी, फ्लैट सैलरी मतलब अच्छी सैलरी, विथ नो टाइम फॉर लीजर और फैमिली, कि मतलब एक ऐसा जॉब नौकरी मिले जिसमें बहुत अच्छी सैलरी हो, सैलरी तो बहुत अच्छी हो लेकिन हमारे पास कोई टाइम ना हो अपने परिवार को देने के लिए, तो ऐसी नौकरी करना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तो बच कौन सा गया? डी, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन समझ लेते हैं डी में क्या, ये जॉब ऐसी नौकरी जहां जॉब सिक्योरिटी भी हो और वहां पे काम करने का जो माहौल वो भी अच्छा हो और एक अच्छी सैलरी भी हो। भैया यही हमें चाहिए, ऐसी ही जॉब सभी को चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं कि व्हेन वी थिंक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जब हम राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं, चाहे किसी भी रीजन की उन्नति की बात करते हैं, और एवरेज इनकम के अलावा, एवरेज इनकम की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा ऐसे कौन से और तरीके हैं, ऐसे कौन सी और पैरामीटर है जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई रीजन बेटर है, चाहे कोई देश अच्छा है। मतलब ऐसा कौन सा पैरामीटर है एवरेज इनकम के अलावा जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कोई देश चाहे कोई राज्य अच्छी है? कौन सी है? हाई मोर्टैलिटी रेट, की मतलब अगर वहां पे मृत्यु दर ज्यादा, मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु और रेट मतलब दर, अगर वहां पे लोगों की मरने की संख्या ज्यादा होती है, उसकी रेट ज्यादा है, तो वो देश अच्छा है? नहीं भैया, ये आंसर नहीं हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, कि अगर जनता के लिए कोई स्वास्थ्य वाला प्रोग्राम, सब जनता के लिए कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, तो वो अगर एब्सेंस है उसका, तो वो चीज उस देश को डेवलप बनाता है? भैया नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। हाई लिटरेसी रेट, की साक्षरता दर बहुत अच्छी है और डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप्ड है, अच्छी तकनीक और अच्छा साक्षरता दर है उस देश का। चलो ये समझ सकते हैं, ये हो सकता है। अब देखते हैं डी, एब्सेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर नहीं है, अच्छी ट्रांसपोर्ट, अच्छी यातायात की व्यवस्था उस देश में एब्सेंट है, नहीं है, तो क्या वो डेवलप्ड हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जिस देश में साक्षरता दर अच्छी है और जिस देश में डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो वो देश डेवलप्ड होगा ही, वो देश उन्नति करेगा ही। तो सेशन हो गया है कंप्लीट, और अब बात करते हैं आपके लिए जो हमने तैयार किया है कि भैया ऐसे ही क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल तो जाती है लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें सर? क्योंकि बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हुए क्या हम बोर्ड में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो और क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं? तो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं,
सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 5 मार्क वाले क्वेश्चन पता ही होगा। इसमें क्या दिक्कत हो जाता है जनरली बच्चों को कि देखो एमसीक्यू के लिए तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या अंतर हो जाता है कि इसमें प्रेजेंटेशन की दिक्कत आती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है इन कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करें और हम कैसे इसको हम प्रेजेंट करें 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो ये चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैप वर्क आता है, तो मैप वर्क तो भैया शानदार करवाया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन हैं वो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया हुआ है। और ट्रिक्स भी दिया है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी दिया भी था कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो उसमें आप किस तरह के, कोई भी ऑप्शन अगर गलत होगा तो क्यों गलत होगा, इसके भी रीजन मैंने बताए हैं। और कोई आंसर अगर सही होता है कोई ऑप्शन तो वो सही क्यों होगा ये भी मैंने बताया है। फिर प्रेजेंटेशन भी बताया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 75% जो वेटेज होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हो, मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, देख लो स्मार्ट सा चेहरा ये भी है। उसके बाद फिर आप 3-in-1 क्वेश्चन बैंक चाहे आप सेपरेटली भी खरीद सकते हैं या आप चाहें तो तीनों एक साथ भी खरीद सकते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की है बच्चों, क्वेश्चन बैंक खरीदो और अपने एग्जाम को बेटर बनाओ, क्योंकि अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप बोर्ड्स में लिख ही नहीं पाओगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों,